दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में। इससे पहले मैं और एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि प्राचीन भारत के बारे में। दोस्तों क्या होता है ना, जो आधुनिक मध्यकालीन भारत है वो 1206 से लेकर 1707 आप जो देख पा रहे होंगे उसी में शुरू हुआ था। लेकिन उससे पहले जो 800 से लेकर 1200 ईस्वी में क्या हुआ इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा चैनल ओनली वन थिंग और मेरा नाम है विभूति भूषण। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों शुरू करते हैं। चलो दोस्तों आप ये देख पा रहे होगे, जब प्राचीन भारत का अंत चल रहा था तब क्या हुआ था, भारत पर अरब आक्रमण शुरू हो गए। तो जब अरब आक्रमण शुरू हो गए पहले तो देखते हैं 800 से 1200 इसमें क्या क्या होता है। अरब आक्रमण हुआ था और राजपूताना वंश हुआ था। उसके बाद 1206 से लेकर 1526 में क्या हुआ था, सल्तनत काल चला था। उसके बाद जो 1526 से लेकर 1707 था वो क्या था, मुगल वंश था। आप ये देख पा रहे होंगे। ओके दोस्तों ये था। तो हम बात करते हैं अभी पहले 800 से लेकर 1200 के बीच में क्या था, अरब आक्रमण था। ओके दोस्तों पहला जो भारत के ऊपर जो विदेशी आक्रमण था और मुस्लिम आक्रमण था वो था मोहम्मद बिन कासिम। ओके दोस्तों, ये मोहम्मद बिन कासिम भारत के ऊपर 12 ईस्वी में क्या क्या आक्रमण किया, 712 ईस्वी में 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया और सक्सेस भी रहा। और कहाँ पे आक्रमण किया, भारत के सिंध क्षेत्र में, जो सिंधु घाटी जो पाकिस्तान के पास आज के डेट में है, तो उसी क्षेत्र में आक्रमण किया। और वहाँ का जो राजा था कौन था, ताहिर था दोस्तों। तो उसको परास्त किया और बुरी तरह क्या किया था, बहुत बर्बाद किया था उसने, मोहम्मद बिन कासिम ने, और सक्सेस रहा। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बाद क्या था, दूसरा था मोहम्मद गजनी। दोस्तों इसने इंडिया के ऊपर 17 बार आक्रमण किया और उसको पुष्टि किसने किया है, सर हेनरी एलियट। ये देख पा रहे होगे किसने, सर हेनरी एलियट ने इनके मत के अनुसार मोहम्मद गजनवी ने 17 बार भारत के ऊपर आक्रमण किया। दोस्तों इनका जो विदेशी जो आक्रमण आए थे, अरब आक्रमण आए थे, इनका मोटिव था धर्म का प्रचार करना, धर्म का प्रचार करना, धन लूटना और साम्राज्य विस्तार करना। ओके दोस्तों, अभी मोहम्मद गजनवी हो गया। अभी बात करते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। दोस्तों ये जो मोहम्मद गोरी है ये भारत के ऊपर आया, पहला आक्रमण किया 1175 में 1175 में और आक्रमण किया। दूसरा क्या 1178 पर। तो यहाँ पे क्या हुआ, बुरी तरह भीम द्वितीय से साथ बुरी तरह हारा मोहम्मद गोरी ने। उसके बाद उसने क्या किया, कब 1191 1191 में आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। पृथ्वीराज चौहान कहाँ पे था, वहाँ पे दिल्ली का राजा था, दिल्ली सल्तनत का राजा था। तो उसको क्या किया उसने 1191 में कौन सा युद्ध लड़ा, तरियान का युद्ध लड़ा। तो उसमें क्या हो गया, उसमें मोहम्मद गोरी की हार हो गया। फिर उसमें सेकंड बार 19 और एक साल के बाद फिर उठ खड़ा और 1992 में आप देख पा रहे हो यहाँ पे 1992 में दूसरी युद्ध लड़ा। किसके खिलाफ, सेम पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। कहाँ पे, वही तरियाना का युद्ध। और उसमें मोहम्मद गोरी जीत गया और दिल्ली का राजा हो गया। ओके दोस्तों, तो ये हो गया तीनों जो विदेशी आक्रमण थे इनके बारे में बता दिया। तो अभी शुरू करते हैं। जब ये काल चल रहा था तो उस टाइम राजपूताना बस इंडिया के अंदर चल रहा था। क्या चल रहा था, तो जो राजपूताना वंश था तो उसमें क्या था, परमार वंश था, चौहान वंश थे और प्रतिहार वंश थे और सोलंकी, उसके बाद चंदेल। दोस्तों ये जो मोहम्मद गोरी किसके खिलाफ लड़ रहा था, पृथ्वीराज चौहान। आप ये देख पा रहे हो, ये आ गया चौहान वंश। ओके दोस्तों, ये चौहान वंश के साथ पृथ्वीराज चौहान थे जो दिल्ली का राजा था, उसी के साथ उसने लड़ाई किया और दिल्ली के ऊपर राजगादी में बैठ गया। ओके दोस्तों, और ये हो गया। तो ये जो मोहम्मद गोरी ने जो पृथ्वीराज चौहान को हरा देने के बाद दिल्ली के आ गया, दिल्ली सल्तनत के ऊपर आ गया, दिल्ली का राजा हो गया। अब चलते दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो गया। ओके दोस्तों, ये आ गया दोस्तों। तो 1206 से लेकर 1526 में तो क्या हुआ दोस्तों,
गुलाम वंश ये आप देख पा रहे होगे, सल्तनत काल आ गया 1200 से लेकर 1526। क्या आ गया? गुलाम वंश। ये जो गुलाम वंश दोस्तों, दिल्ली का राजा कौन बन गया था? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा के मतलब राजा हो गया था। लेकिन जब हो गया तो उसका एक गुलाम था, मतलब उसका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये देख पा रहे होगे आप, कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों, ये उसका एक गुलाम था। तो फिर ये वहाँ का बादशाह बना था, मतलब राजा, मतलब वंश अपना सल्तनत किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो उसी के हिसाब से, वो तो गुलाम था, इसलिए गुलाम के हिसाब से उसने अपना वंश का क्या दिया था? गुलाम वंश स्थापित हुआ पहला। ओके दोस्तों, समझ गया होगा आपने। तो दोस्तों आप पता होगा, जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने इतना ताकतवर था, जो सेकेंड बार उसने मोहम्मद गोरी से हार गए तो उसको उसने बंदी कर दिया। किसने? गोरी ने बंदी करके सलाखे के पीछे डाल दिया था। तो पृथ्वीराज चौहान को शब्द बाण का ज्ञान था दोस्तों। तो जब उसने एक सभा आयोजन किया गया तो उसमें उसका जो पंडित था वो किसका था? वो पृथ्वीराज चौहान का था। दोनों को मतलब बंदी में डाल दिए थे। तो उस टाइम पर वो बोलता है कि पृथ्वीराज चौहान ऐसे ऐसे ताकतवर है, वो शब्दभेदी बाण भी जानते हैं। तो गोरी ने बोला ठीक है, देखते हैं कैसे उसको पता है। तो दरबार में बुलाया गया। जब बुलाया गया तो राजा ने बोले भाई हाँ शुरू करो। तो उसने श्लोक के जरिए क्या किया, उसका जो ब्राह्मण था उसने क्या श्लोक के जरिए पृथ्वीराज चौहान को बता दिया कि मतलब इतने हाइट पर, इतने दिशा पर तो सही। हाँ, उनको अभी आते समय भी आया तो मार्केट गया हुआ है, इसलिए ना बोला नहीं हो। ठीक है। तो दोस्तों क्या हुआ, तो वो तो बता दिया कि मतलब इतने हाइट पर इतनी दिशा में बैठा हुआ है। तो जैसे बोल दिया तो भाई बोले भाई कि हाँ भाई, उसको एक धनुष पकड़ लिया, एक तीर हाथ में दे दिया। तो बोले भाई मारो करके। लेकिन उसने वो चालाकी से बोला भाई मैं तो एक राजा हूँ, मैं सिर्फ एक राजा की बात मानूंगा, मैं आप लोग की बात मानूंगा नहीं, सेना की बात मानूंगा नहीं। तो ये बात सही था। तो मोहम्मद गोरी ने बोला कि हाँ भाई मैं आदेश देता हूँ, अभी मारो। भाई जैसे ही उसने बोला, उसने भाई तो शब्द भी नहीं जानता था, एक तीर निशाने में मारा और जाके छाती पे लगा दोस्तों। लेकिन मरा नहीं, लेकिन इतना मतलब देख सकते हो, मतलब वो अंधा हो गया था दोस्तों। मैं शरीर में बताना भूल गया था, जो उसने अंधा हो गया था। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। जो सलाह के पीछे डाला था उसकी आंखें फोड़ दिया था उसने, गोरी ने, मतलब अंधा बना दिया था। तो इसीलिए फिर शब्द विधि बाणे से उसने इसे मारा दोस्तों। ओके दोस्तों, छोड़ो, चलते हैं आगे। तो ये जो था काल था 1206 से लेकर 1290 तक था गुलाम वंश। अभी दोस्तों आपको पता चल गया कि गुलाम वंश कैसे स्थापित हुआ। ओके दोस्तों, क्योंकि मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जब मोहम्मद गोरी मर गया तो उसने गुलाम को दे दिया था, जिसके हिसाब से कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश स्थापित किया। अब दूसरा आता है खिलजी वंश। ओके दोस्तों, खिलजी वंश का कौन सा स्थापक था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये आप देख पा रहे हो, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने, उसका जो सल्तनत काल था 1290 से लेकर 1320। उसके बाद आया था तुगलक वंश। ओके दोस्तों, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। ये देख पा रहे हो, गयासुद्दीन तुगलक था तुगलक वंश का संस्थापन। कब से कब तक उसका था? 1320 से लेकर 1414 तक दोस्तों। ओके दोस्तों, उसके बाद आ गया था सैयद वंश। ओके दोस्तों, सैयद वंश उसका कौन था? उसका था कौन था? खिरजा खान। ओके दोस्तों, संस्थापक था खिरजा खान सैयद वंश का। 1414 से लेकर 1451 तक था। और अंतिम जो आया था सल्तनत काल का लोदी वंश दोस्तों, लोदी वंश। इसका जो लोदी वंश का संस्थापक था कौन था? बहलोल लोदी था। कौन था? बहलोल लोदी। इसका जो काल कब से कब तक था? 1451 से लेकर 1426 तक दोस्तों। तो ओके दोस्तों, थोड़ा अभी डीपली देखते हैं। पहले बात करते हैं गुलाम वंश के बारे में। उसका संस्थापक कौन था? ये बताया था मैंने, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये रहा कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद क्या हो गया था दूसरा? उसके बाद उसका आया एलुतु तमसिरा। ओके दोस्तों, उसका सेनापति था। और एलतु तमिश्रा का लड़की कौन था? रजिया सुल्तान। उसके बाद ये आया। उसके बाद कौन आया? अंतिम था जो था वो था बलबन। ये था अंतिम शासक किसका? गुलाम वंश का। गुलाम वंश खत्म हो गया था, मैं बताया था। कब क्या शुरू होता? खिलजी वंश शुरू हुआ था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? मैं बताया था। ये आप देख पा रहे हो, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो ये रहा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद आ गया उसका दामाद कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। सुना आपने, फिल्म देखा होगा
कौन सा पिक्चर, पद्माविन, हाँ पद्माविन। तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा अलाउद्दीन खिलजी कैसे मतलब पिक्चर देखा होगा, तो उसी के नाम पे ये मतलब अलाउद्दीन खिलजी के नाम पिक्चर पे ये अलाउद्दीन खिलजी बहुत मतलब नृशंस था। इसका कहावत है कि उसका पास जो कैसे मरा उसको कहीं थोड़ा थोड़ा बीज दे के अलाउद्दीन खिलजी को मारा गया था करके मतलब पता चलता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद आता है दोस्तों मुबारक खिलजी। उसके बाद आता है अंतिम में आता है पुसरो खान। यहाँ पर क्या हो जाता है मतलब खिलजी वंश खत्म हो जाता है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो अभी हम चलते हैं अभी तुगलक वंश के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, मैं बताया था कौन था, गयासुद्दीन तुगलक, ये रहा। उसके बाद कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था। उसके बाद था मोहम्मद बिन तुगलक, ये रहा कट गया, उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, उसको बोला जाता है कि मतलब जो भारत के इतिहास में पागल राजा के नाम से इसको घोषित किया गया है, क्योंकि इसने सिक्के में चमड़े के सिक्का भी प्रचलन किया था और उसको पागल राजा के नाम पे घोषित किया जाता है। किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। ओके दोस्तों, ये हमारा यहाँ पे तुगलक वंश खत्म हो गया। जब तुगलक वंश चला गया जाता है, ये रहा सैयद वंश। सैयद वंश इतना इम्पोर्टेंट है नहीं दोस्तों, सिर्फ आप उसको इतना याद रखना कि उसका संस्थापक कौन है, ये रहा खिरजा खान। ओके दोस्तों, अब आता है लोदी वंश दोस्तों। ये रहा लोदी, हमारा जो 5 में है, 5 में है लोदी वंश। इसका कौन था संस्थापक, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के बाद कौन आया था, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बाद कौन आया था, इब्राहिम लोदी। ओके दोस्तों, आप समझ गए होंगे। उसके बाद कौन आ गया था, इब्राहिम लोदी, अंतिम शासक था। ये जो इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी का किसके साथ युद्ध हुआ था, बाबर के साथ युद्ध हुआ था दोस्तों। ये आप याद रखना, किसके साथ युद्ध हुआ था, बाबर के साथ युद्ध हुआ था, और इसमें इब्राहिम लोदी का हार हुआ था। और जब हार हो गई थी, यही इब्राहिम लोदी ऐसे एक राजा था जो कि युद्ध क्षेत्र में मारा गया था दोस्तों। तो यहाँ पे बाबर जीता था, और फिर किसकी आता है, मुगल वंश की स्थापना होती है, और जो सल्तनत काल जो था दिल्ली का, वो यहीं पे ख़त्म होती है। 1206 से 1526 तक शुरू मतलब इसका काल होती है। तो अभी हम बात करेंगे, इब्राहिम लोदी मर गया, बाबर आ गया। बाबर कहाँ का था, अफगानिस्तान का था। तो अभी हम पढ़ेंगे मुगल काल दोस्तों। ओके दोस्तों, मेरे ख्याल से आप ये वीडियो आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब चलते हैं, ये आगे दोस्तों। ओके दोस्तों, ये रहा मुगल वंश। कब से कब तक है, 1526 से लेकर 1707 तक दोस्तों। मुगल वंश का पहला संस्थापक कौन था, बाबर। बाबर का काल कब से कब तक था, 1526 में ख़त्म होती है हमारा क्या सल्तनत काल। तो 1526 से 1530 तक शुरू किसका काल है, बाबर का है। ओके दोस्तों, मतलब 4 साल इसने मतलब शासन करती दोस्तों। बाबर मतलब वो इब्राहिम लोदी जो था वो ताकतवर था, लेकिन फिर भी वो बाबर से किस लिए बाबर से हार गया। सेना के मामले में हो, किसी भी मामले में हो, इब्राहिम लोदी ताकतवर था, लेकिन बाबर से वो हार गया। तो बाबर को मतलब बाबर के नाम पे कहा जाता है, बाबर के नाम पे मतलब बाबर 4 युद्ध लड़ा है उसने। तो उसको कहा जाता है, मतलब इंडिया में आके 4 युद्ध लड़ा है। कौन सा बोला जाता है कि मतलब बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, घर चला गया। दोस्तों ये आप याद रखें ना, इससे आपको पता चल जाएगा। बाबर आया, पानी पिया से आ गया पानीपत। खाना खाया से खनुआ का युद्ध। घर से घाघरा। फिर घर चला गया से चंदेरी। तो दोस्तों ये आप देख लिए, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, घर चला गया। पानी पिया से पानीपत, खाना खाया से खनुआ, घर से घाघरा, चला से चंदेरी का युद्ध। ओके दोस्तों, तो इसने 4 युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था, 1526 से 1530। 1526 में हुआ था पानीपत का युद्ध पहला वाला। उसके बाद 1527 में हुआ था खनुआ का युद्ध। 1500 उसके बाद कौन सा आ गया, 28 आ गया, तो हो गया उसमें घाघरा का युद्ध। उसके बाद लास्ट हुआ था चंदेरी का युद्ध, वो मतलब 1529 में, और 1530 में वो डेथ कर गया।
बीमार हुआ था और बूढ़ा भी थोड़ा सा हो गया था, वो मर गया वो। तो जो पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था दोस्तों? पानीपत का इब्राहिम लोदी और मतलब बाबर के बीच में। उसके बाद दूसरा युद्ध जो हुआ था खानुआ का युद्ध में किसके किसके साथ हुआ था? हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में। तो दोस्तों एक सेकंड यहाँ पे बताऊंगा, ये जो खानुआ का युद्ध हुआ था ये एक इम्पोर्टेंट इसीलिए है। जो राणा सांगा था, कौन था? राणा सांगे के साथ हुआ था। ये राणा सांगा दोस्तों एक महान ताकतवर था, उसका एक हाथ नहीं था और एक आंख भी नहीं था, मतलब उसने बहुत ताकतवर था। उसने क्या किया था? बाबर को अफगानिस्तान से इंडिया में बुलाया था। किसने बुलाया था? राणा सांगे ने। राणा सांगा कौन था? उदय सिंह का पिताश्री था। उदय सिंह कौन था? आपने सुना होगा महाराणा प्रताप, जो कि राजस्थान का जो मेवाड़ का राजा था, बहुत ताकतवर था महाराणा प्रताप, उसका पिताश्री उदय सिंह का पिता कौन था? राणा सांगा था। तो उसने बाबर को इसलिए बुलाया था क्योंकि जो इब्राहिम लोदी था वो बहुत मतलब भारत के ऊपर थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं था, मतलब उसका काम कार्य ठीक नहीं था और दुष्कर्म कर रहा था, इसलिए बाबर को उसने भारत पर बुलाया था। तो बाबर ने तो दिल्ली के ऊपर आ गया जैसे ही, तो बाबर ने सोचा भाई राजस्थान मतलब इंडिया के अंदर ऐसा कोई ताकतवर नहीं है सिर्फ राणा सांग को छोड़ देने के बाद, तो इसलिए उसने राणा सांग के खिलाफ युद्ध लड़ता है। और यहीं पे भी बाबर ने भी हारना था, लेकिन अचानक क्या राणा सांग जीत रहा था, लेकिन एक तीर क्या हुआ या कुछ तलवार उसकी आंखों पे लगा, जिससे कि वो मूर्छित होकर नीचे गिर गया और जो उसका सहायक थे उसको लेके युद्ध की तरफ चला गया और बिना राजा का ये युद्ध मतलब मेवाड़ी वाले हार गए, नहीं तो यहीं पे भी बाबर हारना था। ओके दोस्तों। और तीसरा जो था किसका? घाघरा का, वो अफगानिस्तान के साथ था। अफगानिस्तान के मतलब कुछ मतलब आ गए थे, उनके साथ भी वो तो था अफगानिस्तान का, लेकिन अफगानिस्तान और भी एक राजा था जिसके मतलब उसका घाघरा का युद्ध हुआ था। और उसके बाद लास्ट में चंदेरी का युद्ध किसके साथ हुआ था? वो था मेदिनी राय। ओके दोस्तों, मेदिनी दोस्तों। हाँ, अभी ये बाबर का हो गया। अब चलते हैं हुमायूं। बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। उसका काल कब तक था? 1530 लेकर 1556। लेकिन इसके बीच में क्या होता है दोस्तों? एक था शेर शाह सूरी, वो अपना राज्य भी स्थापन करता है हुमायूं को हरा के, और कुछ समय के लिए वो आ जाता है दिल्ली मतलब मुगल वंश के अंदर। फिर लेकिन बाद में फिर हुमायूं उसको परास्त कर देता है। किसको? उसी शेर शाह को सूरी को हरा के पुनः अपना राजगादी पा जाता है। और उसी शेर शाह सूरी ने जिट्टी रोड बनाया था। ये आप देख पा रहे हो कि जिट्टी रोड किसने बनाया था? शेर शाह सूरी ने बनाया था, जो कि कोलकाता से लेकर पेशवार जो आज ग्रेट में पाकिस्तान में है, वो जिट्टी रोड बनाया था। ओके दोस्तों। और ये जो हुमायूं जो था वो कैसे मरा था पता है आपको? 1556 मतलब उसमें 1556 तक था। उसी 1556 में क्या होता है उसने उसका एक पुस्तकालय था जिसका नाम है शेर मंडल। तो आप इसे याद कर सकते हैं, शेर मंडल नाम का एक पुस्तकालय था। और की सीढ़ी से उसने गिर के फिर वो मर जाता है, तो वहीं पे उसका 1556 में उसका कहानी का अंत हो जाता है। ओके दोस्तों, ये आप देख पा रहे 1556 में सीढ़ी से गिर के। कौन सा था? शेर मंडल का एक पुस्तकालय था जिसका नाम था शेर मंडल। तो अगले में चलते हैं, उसके बाद कौन सा आ जाता है? और उसके बाद 1530 ओके छोड़ो। उसके बाद दोस्तों आएगा था अकबर। ओके दोस्तों, अकबर का पीरियड कब तक है? 1556 से लेकर 1605 तक है दोस्तों। ये जो था अकबर जो था मतलब सबसे ताकतवर राजा था और सबसे ज़्यादा शासन किया था। तो इस अकबर को क्या कहा जाता है? मतलब हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसको? अकबर को। दोस्तों ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? अकबर को। और अकबर ने पैदा हुआ था 1542 ईस्वी में। कहाँ पे? अमरकोट, जो कि पाकिस्तान में है, वहीं पे वो पैदा हुआ था 1542 ईस्वी में। है कहाँ पे? अमरकोट में पैदा हुआ था। तो अकबर जो है थोड़ा दोस्त जो कहा जाता है कि अच्छा राजा माना जाता है। तो अकबर को वो काफ़ी कर वगैरह हटा दिया था। और लेकिन दोस्तों अकबर के बीच में पढ़ेंगे तो आप पढ़ोगे महाराणा प्रताप यहीं पे आता है, जो कि महान एक राजा था जो मेवाड़ का। मतलब अकबर कहता है कि मैं
मतलब जीत कर भी जीत नहीं पाया, लास्ट तक वो मानता है कि उसने मतलब महाराणा प्रताप इतना ताकतवर था ना, अकबर का एक सेनापति था, उसको घोड़े के साथ 2 टुकड़े कर देते, इतने ताकतवर था। मतलब अकबर उसको महाराणा प्रताप को हराता था, फिर उसने उठ खड़ा होकर फिर मतलब खड़ा हो जाता था, मतलब कभी हारता नहीं था वो, जंगल जंगल में भटकाता था, लास्ट तक उसने अकबर को पकड़ा नहीं पाया दोस्तों। तो इतना मतलब महाप्रतापी था वो, कौन, महाराणा प्रताप। तो अकबर उस चीज़ को मानता है वो। ओके छोड़ो दोस्तों, आगे चलते हैं। अकबर का बेटा तो था जो जहांगीर, ये जहांगीर जो था इतना बेवड़ा था बोलेंगे तो। उसका जो सल्तनत का टाइम कब से कब तक था, जो पीरियड 1605 से लेकर 1627 तक। मतलब वो ऐसे दारू पीता था जैसे कि मतलब मानने के चलो कि बोतल नहीं, वो तो मान के चलो जैसे कि घड़ा का घड़ा दारू जैसे पी लेता था, जहांगीर को कहा जाता है। चला ऐसा था जहांगीर। और इस जहांगीर के टाइम में पढ़ेंगे तो जहांगीर के टाइम में 3 यूरोपीय पहले भारत के ऊपर आए थे। 3 यूरोप जो अंग्रेज थे ना दोस्तों, यहीं से आए थे मांगने के लिए से परमिशन कि ऐसे ऐसे हमारे को इंडिया के अंदर बिजनेस करने दो। 3 यूरोपीय इसके टाइम में आए थे दोस्तों। ओके दोस्तों, और जहांगीर के टाइम देखेंगे तो और एक अच्छा चीज़ है जो चित्रकला था जो दोस्तों, मतलब अच्छा चित्र वगैरह बनाना इसी के टाइम में शुरू हुआ था, और इसको भी मतलब माना जाता है कि चित्रकला के मतलब यहीं से मतलब अच्छा था वो। ओके छोड़ो, जहांगीर के बाद आ जाता है शाहजहां। शाहजहां के बारे में पता होगा, वो अपनी बेगम के लिए क्या बनाए थे, ताजमहल बनाए थे। इसका पीरियड था 1627 से लेकर 1658 दोस्तों, ये आप याद रखना। तो शाहजहां के बाद फिर कौन आता है, औरंगजेब आता है। सबसे जो क्रू था मुगल के अंदर यही था दोस्तों, औरंगजेब। इसका पीरियड था 1658 से लेकर 1707, और इसके बाद कोई अच्छा मुगल राजा आया नहीं, जिसके बाद मुगल सल्तनत बिगड़ने लगा और मतलब ख़त्म हो गया। और औरंगजेब ऐसा दोस्तों था, छत्रपति शिवाजी का एक बेटा है जिसका नाम है अंबाजी शिवाजी दोस्तों। मतलब क्या क्या था उसने, अंबाजी शिवाजी का मतलब बोला था कि तू भाई मेरा गुलाम बन जा, मतलब तू बोल दे कि मुगल की जय हो, लेकिन वो मानता नहीं था। इतना वो महाप्रतापी था जो किसने, छत्रपति शिवाजी का बेटा है। तो उसने क्या किया, उसकी आँख मतलब धीरे धीरे टचर करता था, कभी नाखून काट देना, कभी पैर काट देना, चमड़ी उखाड़ना, आँखें को गर्म चीज़ से मतलब आँखें घुसाना, फिर भी ऐसे ऐसे करके उसको मार दिया, लेकिन कभी मतलब उसे स्वीकार नहीं कर पाया कि मुगल की जय करके, इतना मतलब वो ताकतवर थे। ओके दोस्तों, तो ऐसे ऐसे होकर यहीं पे मतलब मुगल वंश खत्म होती है, और जिसके साथ मध्यकालीन भारत की वीडियो जो है यहीं पे हमारा ख़त्म होती है दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ओके दोस्तों, और इस वीडियो के समाप्त साथ मैं विभूति भूषण यहीं पे रुकता हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।